जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के होम साइंस यानी गृह विज्ञान के टॉप 10 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट याद करने वाले हैं। जो भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हम याद करवाने वाले हैं। तो अगर आप लोग को 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना है तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल का वीडियो को जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को शेयर नहीं किए, उस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने भाई बहन के पास। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों भाई बहन, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको दिया जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। चलिए समझते रहिएगा आप लोग शुरू से अंत तक, ताकि आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि उपभोक्ता शोषण शोषण क्या है। उपभोक्ता शोषण क्या है तो लिखिएगा उपभोक्ता शोषण के कई कारण हैं, जो जो कुछ इस प्रकार दिए गए। उपभोक्ता शोषण क्या है तो उपभोक्ता शोषण के कई कारण हैं जो निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है। यानी उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से किया जाता है। पहले नंबर, शिक्षा का अभाव होगा तो, भ्रामक विज्ञापन रहेगा तो, अधूरी शिक्षा रहेगा तो, अधूरी जानकारी रहेगा तो, या तो कह सकते हैं विक्रय के बाद सेवा की असंतोषजनक सुविधा रहेगा तो, या तो अगला में कह सकते हैं कि कृत्रिम कृत्रिम अभाव रहेगा तो, कीमतों में अस्थिरता रहेगा तो, मिलावट रहेगा तो, तोल में गड़बड़ी, तोल यानी तौलने में जब गड़बड़ी रहेगा तो भी हम लोग अब उपभोक्ता में हम लोग क्या कर सकते हैं, शोषण कर सकते हैं। अतः कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। ओके, कहने का मतलब होता है कि उपभोक्ता शोषण क्या है। तो उपभोक्ता शोषण जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला नंबर, अगर शिक्षा का अभाव रहेगा तो कर सकता है, भ्रामक विज्ञापन रहेगा तो, अधूरी शिक्षा रहेगा तो, अधूरी जानकारी रहेगा तो, और विक्रय के बाद सेवा की असंतोष सुविधा रहेगा तो, इसके बाद कृत्रिम अभाव रहेगा तो कर सकता है, इसके बाद कीमतों में स्थिरता रहेगा तो आपको शोषण हो सकता है। ठीक है, अब मिलावट रहेगा तो, इसके बाद तौल में माप तौल में गड़बड़ी रहेगा तो इसको शोषण हो सकता था। कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना क्या है तो आवश्यक होता है, जरूरी होता है। चलिए समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 2 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है। उपभोक्ता के कर्तव्य क्या, तो उपभोक्ता के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। पहला कि उच्च कीमत तथा गुणवत्ता वाली वस्तु खरीदना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी ग्राहक को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं और अच्छी वस्तुओं को खरीदना चाहिए। खरीदने से पहले माप तौल की जांच करनी चाहिए। वस्तु खरीदने से पूर्व उस पर लगे लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ अगला में आपको है कि विश्वसनीय या सरकारी दुकानों से खरीदारी करनी चाहिए। वस्तु खरीदते समय उसका बिल या नकद रसीद तथा गारंटी कार्ड अवश्य लेना चाहिए। ये आपको ग्राहक के लिए है। साथ ही साथ मानकीकृत या मानकीकरण चिन्हों वाली वस्तुएं ही खरीदना चाहिए, जिस पर आपको लिखा हुआ रहता है मार्क। ठीक है, कहने का मतलब कि निर्माता के निर्देशानुसार वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। निर्माता के निर्देशानुसार वस्तु को क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तस्करी वाली वस्तु तथा काला बाजार से वस्तु नहीं खरीदना चाहिए। अगर कहीं भी काला बाजार या तस्करी जहाँ हो रही है वहाँ पर से वस्तु हमें नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3 नंबर की ओर। थर्ड नंबर में कह रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो क्या है। भारतीय मानक ब्यूरो क्या है तो भारतीय मानक संस्थान ISI को ही अब भारतीय मानक ब्यूरो कहा जाता है। यानी इसको ISI को कहा जाता है, BIS कहा जाता है। इसकी कहने का मतलब हुआ कि इसकी संस्थान के नाम पर इसका प्रमाण चिन्ह जो होता है ISI है। 1952 के ISI अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो को किसी भी पदार्थ तथा प्रणाली के लिए मानक स्थापित करने का अधिकार है। इसमें लगभग सभी भोज्य पदार्थ, बिजली के उपकरण, बर्तन और साथ ही साथ सौंदर्य प्रसाधन शामिल है। यानी कहने मतलब कि इसमें जितने भी लगभग सभी प्रकार भोज्य पदार्थ है इसमें सभी शामिल है। या तो बिजली के उपकरण हो, बर्तन हो, सौंदर्य वाली जितनी वस्तुएं सभी इसमें से ISI या BIS में शामिल है। किसी भी निर्माता को अपने उत्पादन पर ISI चिन्ह लगाने की अनुमति तभी दी जाती है यदि उत्पादन पूरी निर्माण प्रक्रिया में BIS के मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। खाद्य संरक्षण इकाई को ISI चिन्ह तभी दिया जाता है यदि वहाँ स्वास्थ्य कर
वातावरण हो और अपने पदार्थों के परीक्षण के लिए जांच सुविधाएं उपलब्ध हो, तो वहां पर आपको ISI या BIS की सुविधा उपलब्ध होता है। ओके, तो ये समझ गए होंगे कि भारतीय मानक ब्यूरो क्या है। तो भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में अगर कहीं पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से आप क्या जानते हैं। तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम में कुल 31 धाराएं हैं। विभिन्न धाराओं में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी निर्देश है। यह अधिनियम जो है वस्तु और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। सेवाओं के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़कें आदि आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण क्या है या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया है। उस अधिनियम में कुल 31 धाराएं हैं। विभिन्न धाराओं में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी निर्देश है। यह अधिनियम वस्तु और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। सेवाओं के अंतर्गत बिजली, पानी, सड़कें आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है कि एक मार्क क्या है। क्या है, तो एक मार्क क्या है। तो एक मार्क से कृषि उत्पादन की गुणवत्ता तथा शुद्धता आंकी जाती है। एक मार्क का अर्थ है कृषि विक्रय। उत्पाद की गुणवत्ता को उसके आकार, किस्म, उत्पादन, भार, रंग, नमी, वसा की मात्रा तथा दूसरे रासायनिक और भौतिक लक्षणों द्वारा आंका जाता है। एक मार्क क्या, या एक मार्क से आप क्या जानते हैं। तो एक मार्क से कृषि उत्पाद की गुणवत्ता तथा शुद्धता आंकी जाती है। एक मार्क का अर्थ है कृषि विक्रय। उत्पाद की गुणवत्ता को उसके आकार, किस्म, उत्पादन, भार, रंग, नमी, वसा की मात्रा तथा दूसरे रासायनिक और भौतिक लक्षणों द्वारा आंका जाता है, उसे हम लोग एक मार्क कहते हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखना कि एक मार्क जो होता है, एक मार्क वाले उत्पाद फूड कर दुकानों, सुपर बाजार और डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदे जा सकते हैं। कुछ एक मार्क जो होते हैं उत्पाद इस प्रकार हैं: चावल हैं, गेहूं हैं, दालें हैं, नारियल तेल, मूंगफली तेल और सरसों का तेल, शुद्ध घी, मक्खन आदि मसाले। ये जितने भी वस्तुएं हैं सभी पर आपको एक मार्क का चिन्ह लगा हुआ रहता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि FPO क्या लिखा हुआ। तो FPO क्या है, या FPO से आप क्या समझते हैं। तो FPO का मतलब होता है कि फ्रूट, F से हुआ फ्रूट, P से प्रोडक्ट और आपको O से हुआ ऑर्डर, ठीक है। F फॉर फ्रूट, O फॉर प्रोडक्ट और P फॉर प्रोडक्ट, O फॉर ऑर्डर। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर यानी FPO का मतलब होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर यानी फल सब्जियों से बने पदार्थ संबंधी। यह आदेश 1946 में भारत सरकार द्वारा भारतीय रक्षा कानून के अंतर्गत बनाया गया। FPO द्वारा फल व सब्जियों की गुणवत्ता का न्यूनतम स्तर आवश्यक रूप से रखने का प्रावधान है। कारखाने में तैयार पदार्थों की उचित पैकिंग, मार्कों व लेवल होना चाहिए। FPO कह रहा है कि FPO मार्क वाले पदार्थ जैसे जैम, जेली, मार्मलेड, कैच अप, स्कैप वाश, अचार, चटनी, चाशनी, सिरप आदि, ये सभी में आपको क्या लगा रहेगा। तो FPO का चिन्ह लगा हुआ रहेगा। ओके, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि संवेग क्या है। क्या लिखा हुआ कि संवेग क्या है। तो संवेग शरीर की एक प्रभावपूर्ण एवं जटिल प्रक्रिया है। यह प्राणी की उत्तेजित अवस्था है जिसमें शारीरिक प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्त होती है। बालक के जीवन में संवेगों का विशेष महत्व होता है। संवेग क्या होता है। तो संवेग शरीर की एक प्रभावपूर्ण एवं जटिल प्रक्रिया है। यह प्राणी की उत्तेजित अवस्था है जिसमें शारीरिक प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्त होती है। बालक के जीवन में संवेगों का जो होता है बहुत महत्व होता है। इस बात को आपको याद रखना है। अगला नंबर है कि सामाजिकरण क्या है। सोशलाइजेशन क्या है। व्हाट इज सोशलाइजेशन। समाजीकरण क्या है। यह समाजीकरण से आप क्या समझते हैं। समाजीकरण किसे कहते हैं, या समाजीकरण का अभिप्राय क्या है। तो लिखिएगा समाजीकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, उस मेथड से है या उस प्रोसेस से है जिसके माध्यम से असहाय तथा असामाजिक मानव
शिशु विकसित होने पर एक सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार एक प्राणी शास्त्री शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण क्या है? तो समाजीकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से असहाय तथा असामाजिक मानव शिशु विकसित होने पर एक सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार एक प्राणी शास्त्री शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? तो समाजीकरण कहलाती है, सोशलाइजेशन कहलाती है। अगला नंबर है आप लोगों के बीच कि मौखिक अवस्था क्या है। क्या लिखा हुआ कि मौखिक अवस्था क्या है? तो समाजीकरण की पहली अवस्था को मौखिकरण अवस्था कहा जाता है। इसमें शिशु मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है, यानी समाजीकरण की पहली अवस्था को मौखिक अवस्था कहा जाता है। इसमें शिशु मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है और इस समय शिशु अपनी देखभाल के लिए संकेत देने लगता है तथा अपनी सुख दुख अपने हाव भाव से प्रकट करता है, इसलिए इसे मौखिक अवस्था कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर की ओर। कह रहा है कि अपंग बालक से आप क्या समझते हैं? अपंग बालक से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लोगों को लिखना है। अपंग बालक से आप क्या समझते हैं या अपंग बालक किसे कहते हैं? तो अपंग बालक वैसे बालक को कहा जाता है जिनकी मांसपेशियों तथा हड्डियों का विकास दोषपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत विकृत शरीर अंग वाले बालकों को शामिल किया जाता है, उसे अपंग बालक कहते हैं। अपंग बालक क्या है? तो वैसे बालक को अपंग बालक कहा जाता है जिनकी मांसपेशियों तथा हड्डियों का विकास दोषपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत विकृत शरीर अंग वाले बालकों को शामिल किया जाता है, उसे अपंग बालक कहा जाता है। ओके, चलिए, तो इस वीडियो में आपको सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों अपने भाई बहन के पास शेयर करिए। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ताकि आपको बेस्ट कंटेंट यूट्यूब चैनल से बढ़िया मिलते रहे इस चैनल पर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।